नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन के विषय पर चर्चा करने के लिए, या ऐसा सेशन जिसमें आप ये चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका सुपर पावर से धीरे धीरे अपने उस वर्चस्व को, अपनी हेजेमनी को खोता जा रहा है। आज के सेशन में ढेर सारी स्लाइड्स हैं जो ये सिद्ध करेंगी कि किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व अब खत्म होता जा रहा है और कौन कौन उसके सामने आकर के खड़ा हो गया है। यानी कि कितने सारे लोग जो हैं वो उसके आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि जाइए, हम आपको बड़ा नहीं मानते। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। जल्दी से सभी साथी से शेयर कर दें और जानना शुरू करें। इस कहानी को शुरू करने से पहले केवल मैं आपसे इतना सा कहूंगा, आपदा में अवसर तलाशना ये बुद्धिमानी होती है और शायद किसी कहने वाले ने इसे अमेरिका से ही सीखा होगा। साथियों, कहते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस दौरान जब यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उस समय अमेरिका उन्हें अवसर तलाश करके असलहा, उन्हें दवा, उन्हें जरूरी सामान और उन्हें पैसा पकड़ा रहा था। इतना बड़ा देनदार बन गया कि जो युद्ध जीतने वाले देश थे वो अपने जीतने के बाद भी कर्जे से अमेरिका का कर्ज चुका रहे थे। यानी कि युद्ध करते समय जिसने दोनों हाथों में तलवार पकड़ाई वो पैसे वाला बन गया था। लड़ रहे थे दो देश, लड़ रहे थे दो धड़े, जो ये सोच रहे थे कि हम में से कोई बड़ा बनेगा, लेकिन बन बड़ा वो गया जो लड़ने के लिए असलाह दे रहा था या फिर उनको पैसा पकड़ा रहा था। यही कारण निकला कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय दुनिया भर का तमाम पैसा, क्योंकि दुनिया भर के देशों से उसने अपनी तरफ खींच लिया था, अमेरिका सबसे सुप्रीम नेशन बनकर उभर आया। वर्तमान परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो इस पर मैंने एक सेशन किया था, अगर आपको कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा। मिलियंस में लोग इसको देख चुके हैं कि क्यों अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। मैंने सैन्य आधार पर इसे समझाया था। मेरा आधार था समझाने का कि मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से कोई भी देश अगर महाशक्ति बनता है तो महाशक्ति बनने के लिए उसे ना केवल सांस्कृतिक रूप से बल्कि सैन्य आधार पर भी, आर्थिक आधार पर भी वर्चस्व सिद्ध करना होता है। इन आधार पर अमेरिका सैन्य पावर बनता हुआ चला गया। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके वर्चस्व को चुनौती मिलने लगी। वर्चस्व को चुनौती मिलने लगी अर्थात अमेरिका को लोगों ने बड़ा मानना बंद कर दिया है। यह प्रमाण है आज मेरे पास के इस सेशन में। मैं इतने सारे आपको उदाहरण दूंगा कि किस किस आधार पर यह प्रूव होता है कि अमेरिका को लोग अब ताकतवर नहीं मान रहे। लेकिन हां, आपके मन में यह सवाल तो जरूर बनेगा पैरेलली कि अमेरिका बड़ा कैसे बना था। तो कहते हैं कि 1990 के अंदर जब सोवियत संघ का पतन हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका की लड़ाई जो थी वो यूएसएसआर के साथ थी, उसे यूएसएसआर से बड़ा बनना था। और कहते हैं जब दो लाइनें बगल बगल में खिंच रही हो तो प्रयास यह होना चाहिए कि हमारी लाइन किस प्रकार से बड़ी बने। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने ना केवल अपनी लाइन बड़ी करी बल्कि यूएसएसआर की लाइन काट दी और यूएसएसआर को 15 देशों के अंदर तोड़ दिया। यूएसएसआर 1991 के अंदर टूटकर एक रशिया नामक देश और बाकी अन्य छोटे छोटे देशों के साथ दुनिया में सरवाइव करने लग गया। अमेरिका की लाइन बहुत लंबी हो गई। अमेरिका अपने वर्चस्व को लेकर के दुनिया में अपनी सफलता का डंका पिटवाने लगा। अभी इस घटना को मात्र 30 साल ही बीते थे कि दुनिया इसकी आंखों में आंखें डाल करके खड़ी होना शुरू हो गई है। या यूं कह दीजिए कि बहुत सारे देश अब यह करने लगे हैं कि सोवियत संघ को एक तरह से याद कर रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देते हुए। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ में इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन आपको जानना है कि अमेरिका कितना प्रभावशाली था, तो मैं आपको एक किताब शुरुआत में रिकमेंड कर देता हूं, फिर मैं यह बताऊंगा किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व कम होता चला गया। देखिए, आपके सामने एक किताब है जो कि मैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं, और वो है कि हाउ अमेरिका बिकम्स सुपर पावर। यह बुक है कुकू एफएम पर अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसमें पूरी कहानी को आप जिस भी भाषा में सुनना चाहें, अधिकतम 7 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। शुरुआत से लेकर जो मैंने कहानी आपको सुनाई है यहां पर अवेलेबल है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसमें ना केवल ये किताब बल्कि इसके अलावा 10,000 से अधिक किताबें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप रीड नहीं बल्कि सुन सकते हैं ऑडियो बुक के रूप में। आप इन किताबों का चैप्टर वाइज नोट्स भी बना सकते हैं। 10 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। 4.5 प्लस इसकी रेटिंग अवेलेबल है। साथियों, कुकू एफएम पर अब जो सुविधाएं आने लगी हैं उनमें आप बुक्स के नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज, बहुत सारे राइटर्स की ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी आप यहां पर सुन सकते हैं। इस किताब को पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करके
399 रुपए के सालाना सब्सक्रिप्शन को मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हैं। जो विशेष सुविधा अभी यहां पर ऐड कर दी गई है इसमें, और वो ये है कि आपके लिए इसमें स्लीप मोड भी डाल दिया गया है। मान लीजिए आप रात को सुनते हुए सो गए तो आप उसमें ये मोड डाल सकते हैं कि 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा या 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप ड्राइव करते हुए भी अगर उसे सुनना चाहते हैं तो ड्राइव मोड भी इस एप्लीकेशन में डाल दिया गया है आपकी कंफर्ट के लिए। तो अभी जाइए, शुरुआती 250 लोगों को मात्र 199 रुपीज में ये बुक अवेलेबल है। ये ना केवल ये बुक बल्कि एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप जाकर उसे प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलना शुरू हुआ। शुरुआत है साथियों हाल ही के घटनाक्रम से। इसे रिलेट करते हुए हम पूरे की पूरे घटनाक्रम पर चलते चलेंगे। एक बार के लिए फिलहाल की घटना पर जोर धरिए। 24 तारीख, वो तारीख जिसने कि अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती दी। वो तारीख जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। अगले ही दिन अमेरिका बाहर आता है और कहता है कि यदि किसी ने भी पुतिन की सहायता करने की कोशिश की तो उसे घातक परिणाम भुगतने होंगे। अब तारीखों के हिसाब से आप चलते रहिए। 25 फरवरी को यानी यूक्रेन के युद्ध के अगले ही दिन पुतिन ने दुनिया भर को धमका दिया, बाइडेन ने सभी को धमका दिया कि पुतिन का कोई भी साथ नहीं देगा। लेकिन यह प्रमाण है इस बात का कि अमेरिका से कितने लोग डरे और कितने नहीं डरे। साथियों, इन्होंने मल्टीपल टाइम यूएन के अंदर वोटिंग कराई। यूएन के अंदर 193 देश हैं, उनमें से 141 देश अमेरिका के द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पहली बार जब प्रस्ताव आया तो उसके समर्थन में थे। 2 मार्च की घटना है, लेकिन उसी समय पर 34 लोग इस वोटिंग से एब्सटेन कर गए कि हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 5 इसके अगेंस्ट चले गए, अर्थात अमेरिका का कहा नहीं माना, अमेरिका की मॉनिटरशिप नहीं मानी। शुरुआत इसी दिन से हो चुकी थी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की। समय बीतता गया, तारीखें बदलती गई, तारीख आना शुरू हुई साथियों 7 अप्रैल। 1 महीना बीता। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जहां 141 देश शुरुआती समय पर अमेरिका की धमकी के बाद साथ में खड़े थे, 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को रशिया की बात समझ में आने लग गई। वोटिंग पैटर्न बदल गया। यूएन के अंदर अमेरिका के पक्ष में 93 देश रह गए। 193 देशों में से मात्र 93, 100 देश या तो वो एब्सटेन कर गए या फिर वो अगेंस्ट चले गए। आप 1 महीने के अंदर, केवल 1 महीने में पुतिन ने यह प्रूव कर दिया कि मैं अमेरिका से कितना बेहतर हूं। तारीखें फिर बदलती गई साथियों। हाल ही की तारीख में अगर हम बात करें, यानी कि कल के दिन फिर एक बार वोटिंग हुई। हालांकि इस बार की वोटिंग के अंदर रेफरेंडम की चर्चा की जानी थी, उस विषय पर चर्चा की जानी थी कि क्या उसने कब्जा जो किया है वो प्रूवन तरीके से सही है या नहीं है। तो भी इंडिया समेत कई देशों ने यहां पर एब्सटेन कर दिया, यानी कि अमेरिका को सीधा सीधा यूएन के अंदर नीचा दिखाने का प्रयास एकदम ये सारे देश खुलेआम कर रहे हैं। आप सोचिए, यहां पर मैं कुछ नमूने आपके सामने पेश करता हूं। यहां तक कि नेपाल जैसे देश को अमेरिका और अमेरिका के साथी वेस्टर्न कंट्रीज को लॉबी करके मनाना पड़ा। आप हालात देख सकते हैं कि नेपाल जहां एक बार जब 7 अप्रैल को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था, वहीं नेपाल को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मनाया गया और उसके लिए भी अमेरिका को लॉबिंग करनी पड़ी। ऐसे देशों को जो कि अमेरिका से काफी बड़ी मात्रा में फंडिंग लेना चाहते हैं, अमेरिकी सहायता से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक के लिए अमेरिकी एजेंसीज ने लॉबिंग करी। यह काठमांडू पोस्ट लिखता है, नेपाल का प्रमुख अखबार लिखता है। सोचकर देखिए, आप लोग इस बात से और अच्छे से कन्विंस हो जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो हाल ही में जर्मनी, अमेरिका, इन सब की यात्रा पर गए थे चंदा एकत्रित करने, बाढ़ राहत कार्य के लिए। चंदा भी ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका के पक्ष में वोट नहीं दिए। आप देख सकते हैं, मैंने आपको यह न्यूज पढ़ाई थी अक्टूबर 9 के दिन कि बिलावल भुट्टो पैसा लेकर के वोट देंगे, यानी कि बिक जाएंगे। इन्होंने भी वोटिंग में अमेरिका का समर्थन नहीं दिया। मैं पाकिस्तान का वोट आपको दिखा सकता हूं। पाकिस्तान वोटिंग से एब्सटेन कर गया। इसने कहा जो पापा जी करेंगे मैं वही करूंगा। इंडिया का ही हाल, इसने हाथ पकड़ा और कहा कि मैं इंडिया के साथ साथ अगर इंडिया एब्सटेन कर रहा है तो मैं भी एब्सटेन करूंगा। यानी कि पाकिस्तान तक इनसे नहीं खरीदा गया। इतना पैसा ये इसके ऊपर बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। इंडिया डिक्लाइन टू डिस्क्लोज अपकमिंग यूएन वोट ऑन, ये पाकिस्तान का अखबार लिखता है अपने मंत्रियों को समझाने के लिए कि अरे पैसा लेके बिक मत जाना। इंडिया वालों ने तो यूएन की वोटिंग के अंदर साफ साफ यह कह दिया कि हम बताएंगे ही नहीं कि हम किसको वोट देंगे। अमेरिका को उस तरह से भी दबाया गया। रशिया ने कहा कि अरे एक काम करिए कि आप
ओपन वोटिंग मत होने दीजिए, क्योंकि अगर छुप के वोटिंग दिलवाएंगे ना तो अमेरिका का डर पता चल जाएगा। रशिया ने डिमांड क्या करी थी पता है? ये जो आप 143 वाली जो वोटिंग देख रहे हैं ना, 3 दिन पहले रशिया ने सबसे ये डिमांड करी कि अगर कोई गुप्त मतदान करवा ले, यानी किसी को यह ना पता चले कि इंडिया ने किसको दिया, पाकिस्तान ने किसको दिया, तो यह नंबर पूरी तरह उलट सकता है, क्योंकि अमेरिका का डर अब केवल दिखावा रह गया है। हालांकि इंडिया ने कहा अरे हम तो खुलेआम इस वोटिंग से एब्सटेन करेंगे, हम क्यों करें। हालांकि रशिया इसमें चाहता था कि अमेरिका और बुरी तरह पिटे, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ और उसने वही किया जो करना था। पाकिस्तानियों को समझाया गया कि अरे देखो, इंडिया ने मना कर दिया है एक प्रकार से कि वो यूएन में किसको वोट देगा किसी को नहीं बताएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों को समझ में आया कि अरे कम से कम एब्सटेन तो कर जाओ, थोड़ी इज्जत रह जाएगी। आप देखिए इंडिया को धमकाने के तमाम प्रयास। 6 अप्रैल 2022 की न्यूज है, इंडिया टू फेस सिग्निफिकेंट कॉस्ट इफ अलाइन विद रशिया। ये अमेरिका ने हमको कब कहा? अमेरिका ने हमको कहा अप्रैल 2022 के अंदर कि इंडिया को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर वो रशिया के समर्थन में गया। इंडिया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। यूक्रेन ने कहा हमसे यह कहा गया, कई तरह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोलते हैं कि अगर इंडिया रशिया से तेल परचेज करता है तो यह असल में तेल नहीं अपितु यूक्रेनियंस का खून परचेज कर रहा है, क्योंकि आपके दिए पैसे से रशिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है। इंडिया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। इंडिया सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर, यानी इंडिया अगर सबसे ज्यादा तेल इराक से मंगाता है तो सेकंड नंबर पर रशिया से मंगाता है। जहां हमको खुलेआम धमकी दी जा रही थी कि परिणाम भुगतने होंगे, इंडिया ने कहा देख लेंगे, परिणाम का कोई टेंशन नहीं है, हम सेकंड नंबर पर सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर हो गए। क्रेमलिन यानी कि खुद रशिया जो है वो इस बात के बारे में अक्यूज करता है यूएस को कि वो दुनिया भर को ये कह रहा है कि रशिया को G20 से बाहर निकाल दो। ग्रुप ऑफ 20 नेशंस कहा जाता है, दुनिया के सबसे पैसे वाले देशों का संगठन G20, जिसकी अध्यक्षता इस समय इंडोनेशिया कर रहा है, आने वाले साल में इंडिया करेगा। मेरे प्यारे साथियों, रशिया को इन्होंने G8 से बाहर निकाल दिया था क्रीमिया के ऊपर कब्जा करने के ऊपर। 2014 में जब रशिया क्रीमिया को अपने पास में ले लिया था तो अमेरिका के प्रभुत्व वाले जो देश हुआ करते थे G8, उन्होंने रशिया को बाहर निकाल दिया। तब से 2014 से G7 एग्जिस्ट करता है। अमेरिका का प्रयास था कि इस जगह G20 से भी इस बार रशिया को बाहर निकाल दिया जाए। इंडोनेशिया पर प्रेशर डाला गया कि आप लोगों की अध्यक्षता को कारगर हम तभी होने देंगे जब आप रशिया को बाहर निकाल देंगे। इंडोनेशिया जैसा देश बोल दिया सर सॉरी, हम रशिया को बाहर नहीं निकाल सकते। यूएस प्रेसिडेंट भले ही चाहते हो कि G20 से रशिया को बाहर निकाला जाए, इंडोनेशिया ने कहा कि सॉरी सर, हम जी जिनपिंग को भी इनवाइट करेंगे, हम पुतिन को भी इनवाइट करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टॉप 10 इकोनॉमीज में कंट्री नहीं है वो खुली आंखों में आंखें डालकर अमेरिका को बोल दे रहे हैं कि हम आपके कहने के अनुसार नहीं चलेंगे, हम पुतिन को इनवाइट करेंगे। यह हाल ही में यूएई के अंदर यूएई के एम्बेसडर थे, इंडोनेशिया के एम्बेसडर हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आपके यहां पुतिन आएंगे? इन्होंने कहा पुतिन छोड़िए, हम जेलेंस्की को भी बुलाएंगे, अर्थात हमारे यहां पर सब आएंगे। इंडोनेशिया भारत के साथ उन देशों में शामिल है जो कि नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष नीति का पालन करता रहा है। इनके यहां से सुकर्णो अपने नेहरू जी के साथ मिलवा करके इस कार्य को शुरू करवाए थे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि ये देशों ने मानने से इनकार कर दिया। मैं एक एक करके आपको इतने सारे उदाहरण दूंगा जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि हां भाई अमेरिका को कोई इज्जत नहीं मिल रही है। आफ्टर सेइंग नो टू यूएस ऑन G20 इशू, इंडोनेशिया ने तो एक लाइन और क्रॉस कर दी, और क्या कि बोले इंडोनेशिया ने ना केवल G20 के विषय पर अमेरिका को मना किया कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तेल भी खरीद लिया। कहां से खरीद लिया? रशिया से, और कहा कि हम तो रशिया से तेल भी परचेज करेंगे। ये आप खबर देख सकते हैं, तेल 2022 की खबर है कि उन्होंने कहा हम तेल भी परचेज करेंगे, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मजेदार बात, चलिए फिर भी ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया में कम से कम उन देशों में तो शामिल है जहां दुनिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की रहती हो, जहां दुनिया का बहुत बड़ा मात्रा में पाम ऑयल उत्पादित होता हो, कुछ तो उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका के हालात तो इतने बुरे हैं कि वहां पर पूरी तरह से वो सहायता पर ही आधारित मैक्सिमम देश हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को छोड़ दिया जाए तो। जनाब बात यह है कि अफ्रीकी तक देशों ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली, क्या कि भाई साहब हमारे ऊपर प्रेशर मत डालना कि हम रशिया को कंडेम वंडेम करें। आप देखिए वेस्टर्न अलाइज प्रेशर अफ्रीकन कंट्रीज टू कंडेम रशिया। विदेश पश्चिमी ताकतों ने अफ्रीका से कहा कि आप इस समय जाइए और रशिया को भला बुरा कहिए। वेस्टर्न अफ्रीकी देशों ने क्या कहा उसका उदाहरण आप यहां देख सकते हैं। युगांडा के मुसेवेनी नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि यदि किसी ने रशिया के ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो समझना उनका यह कार्य
अफ्रीका के खिलाफ कहा जाएगा, यानी एन अटैक ऑन रशिया इज एन अटैक ऑन अफ्रीका। यह हाल ही में किसने कहा? युगांडा के एक चीफ ने कहा। इसका मतलब यह है कि अफ्रीकी तक देश यह कह रहे हैं कि अमेरिका का वर्चस्व हमें नहीं चाहिए। और दिखाते हैं आपको बहुत सारे उदाहरण। न्यूयॉर्क टाइम्स की छपी खबर है जिसके अंदर लिखा है कि यूएस डिप्लोमेट ने अफ्रीकन कंट्रीज को धमकाया कि आप रशिया से ग्रेन और फर्टिलाइजर के अलावा कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। अगस्त 5 की खबर है। यूएस सीक टू काउंटर चाइना रशिया इन अफ्रीका बट लीडर देयर चेरी ऑफ ए ग्रेट गेम रिप्ले इन द कॉन्टिनेंट। बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन साउथ अफ्रीका जैसा देश जो कि इनका प्रमुख हुआ करता था सेरिल रामफोसा के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ कोई बिल लाने का प्रयास करता है तो यह हमारे समर्थन में नहीं माना जाएगा और इसके बहुत भीषण परिणाम अमेरिका को उठाने पड़ेंगे, हम बगावत पे आ जाएंगे। यूएस वार्न सूडान कि आप अपने यहां पर रशिया के मिलिट्री बेसिस मत ऑपरेट होने दीजिए। सूडान ने कहा कोई नहीं, हम तो करेंगे जो हमें करना है। इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि इतनी सारी स्थितियों में अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जो कि विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, वो तक अफ्रीका का रशिया का प्रति अपना जो वफादारी है वो नहीं बदल रहा है। दुनिया में फिर से ध्रुवीकरण हो रहा है। जिस समय यूएसएसआर की जो इज्जत हुआ करती थी वो रशिया लेकर वापस आ रहा है। चाहे लाए या ना लाए, दुनिया के और देश अपने आप को मल्टीपोलर तरीके से आगे निकाल कर ला रहे हैं। और उदाहरण देता हूं मैं। साथियों, कहते हैं कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फोड़ा तो बम फोड़ करके जापान से कहा, देखा हमने तुम्हें कितना बुरी तरह मारा। जापान ने कहा, जी जनाब देख लिया। तो अब सुनो, अब तुम अपने यहां पर सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं लूंगा। आपको पता है क्या हुआ है? जापान ने अब तक अपनी फोर्सेस को डेवलप नहीं किया, बहुत ही नॉमिनल टाइप की फोर्सेस उसने अपने पास रखी, लेकिन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिलता देख जापान ने खुद डिसाइड किया है कि मैं अपनी फोर्सेस फिर से डेवलप करूंगा, क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व जो है उसको कोई भी आकर चैलेंज कर जा रहा है। बगल में बैठा नॉर्थ अब जो कोरिया है वो जापान के ऊपर से अपनी मिसाइल उड़ा दे रहा है। इस स्थिति में जापान ने कहा कि भाई मैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके साथ में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। और भी मैं उदाहरण देता हूं साथियों। रूस के ऊपर दुनिया भर के देशों ने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। जर्मनी देखिए, ब्रिटेन देखिए, जापान देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, यूक्रेन देखिए, यूरोपियन यूनियन देखिए, सबने अपने अपने लोगों पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन परिणाम पता है क्या निकला? परिणाम यह निकला कि डॉलर के भाव जो है वो मार्केट में बुरी तरह पिटने शुरू हो गए। डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी तो था, लेकिन उसका विकल्प लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया। उदाहरण देता हूं। अमेरिका ने युद्ध शुरू होते ही कहा कि आप रशिया को स्विफ्ट तकनीक से बाहर निकाल दो। स्विफ्ट से बाहर निकालने का अर्थ था वो तकनीक जिसके माध्यम से दुनिया भर की बैंक आपस में एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करती हैं। कुछ भी असर नहीं पड़ा। रशिया ने अपना ही एक सिस्टम डेवलप कर लिया था। इतना ही नहीं, स्विफ्ट के एवज में रूस ने अपने SPFS तकनीक के माध्यम से पेमेंट करना शुरू कर दिया और तैयारी में दुनिया इतना आगे निकल गई कि अमेरिका के डॉलर को ही अपनाने से इनकार करना शुरू कर दिया। प्रक्रिया शुरू हो गई डी डॉलराइजेशन की, यानी कि अमेरिका वालों, तुम्हारा डॉलर अगर सिक्का तुम्हारा चलता है तो अब हम इस सिक्के को ही स्वीकार करना बंद करते हैं। बहुत से देश, आपके सामने एक लिस्ट साझा कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ईरान, जापान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन सब देशों ने अपने अपने लेवल पर डॉलर का विकल्प अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी एक प्रकार से यह दर्शाता है कि जिस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर बैठ करके अमेरिका ने दुनिया से कहा कि गोल्ड के स्थान पर डॉलर को जगह दी जाए क्योंकि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, तब से दुनिया की करेंसी के रूप में डॉलर चलने लगा। अब उस डॉलर को डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया डॉलर को अपनी आवश्यकता से बाहर निकाल रही है। और सोचकर देखिए साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि पैसिफिक ओशियन के अगर किसी को पश्चिम में जाना है तो आसियान अमेरिका का दूसरा घर है, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उन्हें एक प्रकार से यह माना जाता था कि अमेरिका का वर्चस्व इनके ऊपर जबरदस्त है। जैसे ही अमेरिका ने दुनिया भर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, आसियान देशों ने आपस में बातें करना शुरू किया कि भाई साहब कुछ भरोसा नहीं है, कब डॉलर मार्केट से दूर हो जाए, चलिए अपन डोमेस्टिक करेंसी के अंदर व्यापार करते हैं। साथियों, लोगों ने, यानी आसियान कंट्रीज तक ने, आप जुलाई 13, 2022 की खबर देख रहे हैं, उन्होंने कहा हम अपने लेवल पर व्यापार करेंगे। आप खबर देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक एक्सेलरेटेड शिफ्ट फ्रॉम डॉलर टू गोल्ड वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर की बैंकों ने कहा कि जो 1944 के
जैसे ब्रेटन वुड सम्मेलन में कहा गया था कि डॉलर को हटा करके, गोल्ड को हटाकर डॉलर यूज करो, बोले एक काम करो, इनका कोई भरोसा नहीं है, लोग कब डॉलर को यूज करना बंद करें, चलिए वापस गोल्ड पर चलते हैं। यही कारण है कि इंडिया को भी गोल्ड क्राइसिस का सामना करना पड़ा। रिसेंटली यूएई से हमने 2 लाख किलो गोल्ड मंगाने की बात की है, क्योंकि हमारे यहां पर भी क्योंकि गोल्ड की आवश्यकता फील होने लगी। और तो और साथियों, खुद अमेरिकियों का विश्वास इनके ऊपर से उठने लग गया। किनके ऊपर से? बाइडेन के ऊपर से। ना केवल बाइडेन बल्कि ट्रंप के ऊपर से भी, क्योंकि ट्रंप को हटाकर बाइडेन को लाए थे। बाइडेन और ट्रंप दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू निकलकर सामने आ गए। यूक्रेन की जंग ने यह साबित कर दिया कि आधा विश्व नाटो के साथ नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से यह माना जाता था कि अमेरिका के साथ जो 30 देश हैं, अमेरिका समेत जो 30 देश हैं, वो किसी को भी धमकाने में कामयाब होंगे, दुनिया आधी उनके विपरीत दिशा में चलना शुरू हो गई। आप देखें कि जिन बाइडेन को अमेरिका ने राष्ट्रपति के रूप में 2020 में चुना, उनके यहां पर मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जिसको 2024 का एक तरह से प्री बोर्ड माना जा रहा है। उस क्षेत्र के अंदर बहुत से अमेरिकियों ने यह तक कह दिया कि हमें बाइडेन में इंटरेस्ट नहीं है। लोग बाइडेन और ट्रंप दोनों के खिलाफ खड़े हैं, युवा जोश की ताकत देखना चाहते हैं जो अमेरिका का वर्चस्व वापस लेकर आए। अमेरिका खुद अपनी नीतियों से इतना परेशान हो गया, जो अमेरिका ट्रंप के समय पर कम से कम एक स्टैंड लेने तक तो कामयाब हो गया था, वो सीरिया के अंदर आईसिस को बैलेंस नहीं कर पाया और लंबे समय से जो पाकिस्तान को सहाय हाशिए पे खड़ा कर रखा था, उस तक को वैसा इसलिए दे दिया ताकि पाकिस्तान को चीन के समक्ष खड़ा किया जा सके, क्योंकि चीन पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में धन लेकर के अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा था। अब पाकिस्तान को फिर से इसलिए भुसलाया जा रहा है कि उसे चीन का सामने खड़ा किया जा सके। आप सोच सकते हैं, इतना ही नहीं, इस यूक्रेन वॉर ने था यूक्रेन वॉर, लेकिन इसने यूएस की जितनी फजीहत करवाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज समेत जो ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, उन्होंने खुद से यह मान लिया कि अमेरिका की बात हम नहीं मानेंगे। जहां खुद अमेरिका ओपेक नेशन से कहने आया, ओपेक प्लस कंट्रीज से कहने आया कि आप ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए, उन देशों ने उनकी ट्रंप की इसकी बाइडेन की बात को पलटते हुए कहा, सॉरी सर, हम 2 मिलियन बैरल प्रति दिवस के हिसाब से प्रोडक्शन को कम करेंगे ताकि तेल दुनिया को महंगा मिले, और जब महंगा मिलेगा तो लोग रशिया से तेल खरीदने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन ने प्राइस कैप लगा दिया था। प्राइस कैप से ये देश डर गए कि कल को ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ये लोग प्राइस कैप लगा दें। इनको अभी माकूल जवाब देने का समय है। आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ कंट्रीज इसके खिलाफ निकल गए। हालात ये हो गए साथियों कि जिस 2020 के अंदर यूएस और सऊदी के अरेबिया के जो ट्रंप के समय पर सऊदी के जो रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, बाइडेन के समय में वो रिश्ते खराब होने लग गए। ओपेक ने बाइडेन से कहा कि यदि आप ज्यादा तेल चाहते हैं तो खुद से निकाल लीजिए, हम नहीं निकालेंगे। हालात आप इस तरह से देख सकते हैं कि बाइडेन ने जहां पर सऊदी के क्राउन प्रिंस से कहा था कि आप तेल निकालिए क्योंकि दुनिया को तेल की जरूरत है, रशिया से हम तेल नहीं खरीदने देना चाहते, सऊदी प्रिंस ने साफ इनकार कर दिया था। हालत यह हुई कि अमेरिका को दुनिया में तेल की बहाली रखने के लिए अपने यहां से जो इमरजेंसी तेल के भंडार थे उनमें से तेल निकाल कर दुनिया को देना पड़ा। यही कारण है कि अमेरिका में इस समय जो रिजर्व ऑयल है इमरजेंसी का, वो 1984 के स्तर से भी नीचे चला गया है। स्थिति यह है कि सऊदी अरेबिया को आज 13 तारीख है, 12 तारीख की खबर आप देख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया को अमेरिका धमकाता हुआ पाया गया है, कहता हुआ पाया गया है कि तुम्हें घातक परिणाम भुगतने होंगे सऊदी वालों, क्योंकि तुमने मेरे कहने पर तेल की उपलब्धता तो बढ़ाई नहीं, रही सही तुमने कटौतियां और कर दी हैं। यानी कि यह साफ दर्शाता है कि लोगों को इसका डर खत्म हो रहा है कि जाइए हम आपको नहीं मानते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपके सामने फुटेज शेयर कर रहे हैं, संभव है कि उस पर हमें कॉपीराइट मिल जाए स्टैटिका का, फिर भी मैं आपके साथ रिस्क लेकर के शेयर कर रहा हूं। एक बहुत ही शानदार वीडियो चलेगा, उसे आप केवल इस तरह से देखना कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व कम होता चला गया, चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर चलता चला गया, इंडिया भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर में कैसे आता चला गया। आइए जरा ध्यान देखिएगा, यह समय की घड़ी है 1990 से आगे चलती जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर के अंदर यह फिगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि यह मैंने नहीं बनाया है, नेट से उठाया है, स्टैटिका से उठाया है। हो सकता है वो कॉपीराइट मार दें, हम पहले ही सॉरी बोल रहे हैं अगर वो सुनते हो हमें, लेकिन हमें अच्छा मिला भैया, हमने चिपका दिया है, ठीक है। हम पहले ही बोल रहे हैं हम कॉपीराइट का वायलेशन कर रहे हैं, फिर भी अगर भुगतेंगे भैया कुछ आएगा क्लेम व्लेम तो सॉरी सारी बोलेंगे। फिलहाल देख लीजिएगा आप कैसे, आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया जो है वो 2006 तक कहीं नहीं था, 2006 के बाद एंट्री होना शुरू होता है
टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग पावर में और धीरे धीरे चढ़ना शुरू। आप ईयर देखते चलिए, 10 से आप 12 की तरफ आ रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिंचता चला आ रहा है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी आ गया और यूएस को पटकनी देकर के चाइना ऊपर चला गया। यह दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो वो है सुपर पावर है, वो यूएस नहीं अब चाइना निकल चुका है। साथियों, आप यहां पर देखें दुनिया के अंदर तो स्थिति यह है कि अमेरिका की जो स्थिति 2008 तक थी वो आज नहीं है। 2024 तक अनुमान लगाया जाता है कि बिगेस्ट इकोनॉमी में चाइना का नाम होगा, लेकिन थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इंडिया होगी, जो कभी 8वें पायदान पर हुआ करती थी। 24 का यह स्टैटिका का आंकड़ा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस की आर्थिक वर्चस्व भी कम हो रहा है। इससे परेशान होकर के अमेरिका जो कर रहा है चाइना के साथ वो जग जाहिर है। अरे और छोड़िए, हम अफगानिस्तान का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भी स्थितियां नॉर्मल नहीं कर पाया। 20 साल तक वो यहां पर कुछ करता रहा। फाइनली 2021 के अगस्त में उसे यहां से छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका को 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में शांति स्थापित ना होने पर निकलना पड़ा। अफगानिस्तान को यूएस ट्रूप्स को छोड़ना पड़ा और खुद यूएन ने इस बात को स्वीकार किया कि यह ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अमेरिका की मिलिट्री ने इसे खुद एडमिट किया है। वर्ष 2021 सितंबर में जब इन्होंने छोड़ दिया इस देश को, तब एक्सेप्ट किया है कि यह हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था कि हम अफगानिस्तान में शांति नहीं ला पाए। आप इस बात से जरा हैरान भी हो सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब से अमेरिका बाहर निकला है, आपको इतने आतंकी ब्लास्ट और इतनी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं। तालिबान भले ही पैसे के बिना खड़ा हो, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है। वहां पर फिर भी तुलनात्मक रूप से अमेरिकियों के जाने के बाद ज्यादा शांति है। यह हालांकि वेस्टर्न मीडिया इसको छापता नहीं है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में शांति के नाम पर जो पैसा बहाया था वो $2.313 ट्रिलियन था। यानी कि ये इतना पैसा था जितना कभी हमारी आज से 5-7 साल पहले इकोनॉमी का साइज हुआ करता था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां पर भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई चीज उनके हाथ में नहीं निकली। फिलहाल तो स्थितियां ये हैं कि अमेरिका को पछाड़कर चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चला है, जिसे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से वो चाइना के साथ अब आए दिनों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, जब यूएसएसआर के सामने नहीं लड़ पाया था तब इसने यूएसएसआर की लाइन छोटी करने की कोशिश की थी। इस समय ये चाइना की लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि ताइवान को भटका रहा है और यही कारण है कि यूएस ने ताइवान को $1.1 बिलियन पैसा देने की बात की है, आर्म्स देने की बात की है। कारण क्योंकि एक दूसरे को भिड़ाएगा नहीं तो खुद आगे कैसे आएगा, दूसरे की लाइन छोटा नहीं करेगा तो खुद बड़ा कैसे बनेगा। अमेरिका केवल तभी जीत सकता है जब चाइना इस रीजन में फेल हो। यह बहुत से न्यूज़पेपर्स का कहना है कि अमेरिका को अगर वाकई में बड़ा बनना है तो चाइना को फेल होना पड़ेगा। मोस्ट अमेरिकन्स इस समय नहीं चाहते कि बाइडेन वापस से चुनाव में उतरे और ट्रंप वापस से चुनाव में उतरे। यह लोगों का मानना है 2024 के लिए कि नहीं, हम इन अमेरिकियों को नहीं राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते, क्योंकि इनकी स्थितियों में हालांकि हमारी इज्जत खराब हुई है। आप यहां देख सकते हैं कि इनकी राजनीति इतने निचले स्तर पर चली गई कि इन्हें इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो दर्शाने के लिए यह दिखाना पड़ रहा है कि हम किस तरह से लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम इंडिया के साथ बड़ा व्यवहार अच्छा रखते हैं। ये वही लोग हैं जो एक समय इंडिया को भला बुरा कहा करते थे। ये दिखाते हैं कि नहीं, हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे व्यवहार हैं, इतने अच्छे व्यवहार हैं कि हमारे दुश्मन को F-16 ये लोग देते हैं और उसकी मरम्मत के लिए पैसा अलग से देते हैं। हालात ये है कि यहां के युवा अब बाइडेन और ट्रंप के खिलाफ जाकर काम करना चाहते हैं। बोले नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम लोग ना तो महंगाई को रोक पाए, ना कोरोना का प्रबंधन कर पाए, ना महंगाई के साथ साथ ईंधन की महंगाई को रोक पाए। और ट्रंप की बात तो ऐसी है कि यह नस्लवाद फैलाने वाला आदमी था और जाते जाते जब यह सत्ता से जा रहा था तो व्हाइट हाउस से दस्तावेज चुरा कर ले गया। यह वो आदमी है जो कहता है कि हम सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं। ऐसा होता है लोकतंत्र जहां पर चुनाव हारने के ऊपर कैपिटल हिल जैसी हिंसा हो जाती है। यह होता है लोकतंत्र जहां आम सड़कों पर श्वेत अश्वेतों को मार देते हैं। यह लोकतंत्र है। इस बात के ऊपर इनकी छवि बहुत बिगड़ी है, अमेरिका की भर भर के किरकिरी हुई है। उम्मीद है कि आपको इन चीजों से यह तो पता चल रहा होगा कि इस समय अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से चैलेंज किया जा रहा है। उम्मीदें की जा रही हैं कि अब इनकी जगह किसी नए चेहरे को जगह दी जा सकती है। खैर, जो भी होगा, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप सबका प्यार, आप सबके द्वारा दी गई सराहना हमें बहुत ज्यादा लेवल पर मोटिवेट करती है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ही ये प्यार है जो हमारी टीम को इतनी जबरदस्त
जबरदस्त रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करती है, मुझे इतनी ऊर्जा के साथ आपके सामने आने के लिए हिम्मत देती है। आपने इस प्यार को यूं ही बनाए रखें। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने जानने वालों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमारा मोटिवेशन आप तक बहुत अच्छा कंटेंट लाने का यूं ही बना रहे। अपना अंकित इंस्पायर्स इंडिया को प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और जाते जाते अभी 22,000 23,000 साथी मेरे लाइव हैं और मात्र 5.6 हजार लाइक हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आप कम से कम इस सेशन के एंड में अपना थम्स अप दबा करके हमें उत्साहित तो कर ही जाइए। धन्यवाद।